तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में बायोलॉजी दिल से सीरीज में। तो अब हम लोग फाइनली पोषण, न्यूट्रिशन बोल लो, या जिसको उसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन या रेस्पिरेशन, उसको पढ़ने के बाद में अपन आगे चल रहे हैं हमारे तीसरे जैव प्रक्रम पे, लाइफ प्रोसेस पे, जो कि क्या है, परिसंचरण तंत्र, या जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। किताब में हो सकता है लिखा हुआ है वहन तंत्र, बात एक ही है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो जल्दी से देखो, किताब में क्या है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको 3 पार्ट्स में ऐसे करके आपको समझाने वाला हूं। 3 पार्ट्स मतलब 3 वीडियो बनेंगे इसके। तो आज उसका पहला वीडियो है उस हिस्से का। ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि आपके दिमाग में याद रहेगा। अभी समझना कैसे। मैं कह रहा हूं मानव परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांट रहे हैं सरलता के लिए। सबसे पहला जो है उसमें वो है हमारा मानव हृदय या हार्ट, ह्यूमन हार्ट, दिल की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है हिस्सा, वो है रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं। और तीसरा हिस्सा हमारे पास में क्या है, यह है परिसंचरण हेतु माध्यम, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर्कुलेटरी मीडियम इंग्लिश में। बहुत ध्यान से समझना, सरल है बहुत। अपना दिल है, यहाँ पे दिल पहला हो गया खुद भाई। इस परिसंचरण तंत्र में पहली चीज क्या हो गई, खुद दिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये खून को धक्का मारता है, पूरे शरीर में खून जा रहा है, तो वो जो खून को ले जाने के लिए नलकियां हैं वो सारी कहां आ गई, रुधिर वाहिकाओं में, या जिनको हम ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो वो बर्तन की तरह काम कर रही है ना, भर के ले जा रही, नलकी है, नलकी खून लेके जा रही है, सिंपल। तो वो नलकियां। फिर तीसरा क्या है, अगर आप सोचोगे तो खून जो हम खून कह रहे हैं, वो खून भी तो उसी का हिस्सा है। तो 3 हिस्से हो गए ना, तो ये रुधिर हो गया इसमें कुल मिलाकर के रुधिर, या जिसको और ऊपर ब्रॉडली देखें तो रुधिर के अलावा भी हमारे पास एक और चीज है जिसको हम समझेंगे फॉर श्योर, परिसंचरण हेतु माध्यम। मतलब उन नलकियों में क्या बह के जा रहा है वो। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब समझना, वैसे तो देखा जाए मैं आपको पहली चीज जो है ना ये समझा रहा हूं, रुधिर वाहिकाएं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग लेंगे परिसंचरण हेतु माध्यम। थर्ड लेक्चर में हम लोग लेंगे हृदय या हार्ट। तो आप सोच रहे होगे कि सर पहले फिर इसको वहां लिख लेते, इसको यहां लिख लेते, इसको बीच में लिख लेते। यार अभी वो प्लान बाद में हुआ, ठीक है, तो लिख लिया है, आप समझ लेना। तो हृदय और जो परिसंचरण हेतु माध्यम है बाद में लेंगे। अभी हम समझ रहे हैं रुधिर वाहिकाएं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब ने इनके नाम तो जरूर सुने होंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास रुधिर वाहिका, वो है धमनी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। ये मैंने प्लूरल लिख रखा है, आर्टरीज। अगर वाई लगा दोगे आईईएस करके तो वो आर्टरी हो जाएगा, आर्टरी। फिर दूसरा है हमारे पास शिरा, या इंग्लिश में है वीन। और तीसरा क्या है हमारे पास में केशिका, या जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। वो भी वाई लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम में क्या होता है, आपसे तुलना पूछता है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है ऐसा बताओ, ऐसा पूछता है। और केशिका जो है इसका थोड़ा केस अलग ही चलता है। तो अब मैंने आपको जल्दी से बताने के लिए क्या किया, लिख ही दिया पूरा का पूरा। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा धमनी और शिरा में तुलना, और तीसरा फिर अपन देख लेंगे केशिका, जिसका केस अलग ही चल रहा है। तो देखो धमनी और शिरा क्या सीन है। मान लो कि ये ही आपका अभी 5 मिनट के लिए दिल है, जो कि यहाँ पर मेरे पास में रखा हुआ है। ऐसा मान लो, दिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। वो अपन जब दिल वाले लेक्चर में चलेंगे तो देख लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, एक जो नोशन हमने बना रखा है समाज में कि हमने तुझे दिल दिया सनम, तो ऐसा दिल हम मानते हैं। तो इस दिल से क्या होता है, हम सबको पता है कि जो रुधिर है वो पूरे शरीर के अंगों में या उत्तकों में जाता है, जिसको मैं यहाँ पे केवल शरीर लिख रहा हूँ, ये हम सबको पता है। तो वो ले जाने का काम जो होता है ना, वो दरअसल कौन कर रही होती है, हमारी धमनी कर रही होती है। तो धमनी की परिभाषा ही यही है। क्या परिभाषा है, रुधिर को हृदय से विभिन्न उत्तकों एवं अंगों तक ले जाती है। जो भी धमनियां हैं यही काम है उनका, दिल से दूर ले जा रही हैं खून को, बस यही डेफिनेशन है। बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं, अभी आपको बताऊंगा वो क्या गलती करते हैं, ये लिखने में या समझने में। अब उसके बाद एक खासियत है धमनियों की, वो क्या है कि जो इनकी भित्ति होती है या जो इनकी दीवार होती है, वॉल होती है, वो कैसी होती है, मोटी होती है और लचीली होती है। अब क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्यों होता है ऐसा, तो उसका जवाब ये है क्योंकि क्या होता है, इनसे बहुत ही उच्च दाब से रुधिर प्रवाहित होता है। जो खून इनमें से बह रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से निकलता है। तो अगर मान लो पाइप है कोई, अगर पानी बह रहा है उसमें से, तो क्या
अगर पाइप कमज़ोर है और पानी बहुत प्रेशर से आ जाएगा तो हो सकता है ना कि पाइप नल में से निकल जाए या पाइप कहीं से टूट फूट जाए। तो इसके लिए हमें पाइप मजबूत चाहिए। तो दिल क्या है, बहुत ही जोर से पंप कर रहा है खून। कितना जोर से कर रहा है वो मैं आपको हार्ट वाले टाइम पर बताऊंगा। तो अभी आप ध्यान रखो, बहुत जोर से पंप कर रहा है। तो इतना जोर से जब खून निकलेगा धमनी में तो धमनी कहीं फट नहीं जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो अंदर खून बह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, जिंदा ही नहीं रहेंगे हम लोग। तो इसलिए इनकी दीवारें कैसी हैं, मोटी हैं और लचीली। लचीली या थोड़ी फ्लेक्सिबल, ज़्यादा खून आ गया तो थोड़ा कैसे स्ट्रेच हो जाएंगी, खींच करके उसको संभाल लेंगे उस सिचुएशन को। और उसका कारण भी यही लिख दिया है, क्योंकि इनसे जो रुधिर है वो उच्च दाब से प्रवाहित हो रहा है। बहुत सिंपल सिंपल में ध्यान रखना है अभी अपने को। फिर उसके बाद आ रहे हैं अपन शिरा पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब खून पूरे शरीर में गया है तो पूरे शरीर से वापस हृदय में भी तो जाएगा। ऑब्वियस है ना, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ये वाले जो पाइप हैं ये हमने कहा क्या है, धमनी। ये और ये वाले पाइप क्या है, हमारे शिरा, जो क्या कर रहे हैं, रुधिर को शरीर के अंगों से, खून को, ब्लड को शरीर के अंगों से या अलग अलग जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनसे इकट्ठा करके वापस ला रहे हैं दिल की तरफ। साइकिल पूरा हो ना, साइकिल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, देखो, अंगों एवं ऊतकों से हृदय तक। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप उस लाइन को कॉपी करके लिख सकते हो कि भाई रुधिर को शरीर के ऊतकों एवं अंगों से हृदय तक लाने वाली जो वाहिकाएं हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, शिराएं या वीन्स कह रहे हैं इनको। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, वीन्स क्या होती हैं, हमारी ये जो नसें दिखती है ना अपने को यहाँ पे, ये वीन्स होती हैं, ऊपर होती हैं, छिछली छिछली, है ना। जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो थोड़ी गहराई में होती हैं। तो मतलब आप अगर सुई ठुकवाते हो इधर, यहाँ कभी ग्लूकोज चढ़ता है, इधर सुई लगती है, इधर लगती है, या ब्लड टेस्ट होता है इधर इधर इधर, तो ये किस में लग रहा होता है, वीन्स में। गॉट इट। तो वो जो इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है शायद उसको इंट्रावीनस बोलते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो अब यहाँ समझना क्या कह रहे हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में यहाँ पर, कि भित्ति जो है इनकी होती है पतली। अब पतली का मतलब क्या है, इनसे पतली होती है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है ना वो तुलनात्मक रूप से हो रही है कि इनकी जो भित्ति है वो शिरा की भित्ति से पतली होती है। और कारण बहुत क्लियर है, क्योंकि इनमें से इतने ज्यादा दाब वाला खून बह नहीं रहा। एक बार खून मान लो पैर तक चला गया तो अब उसमें उतना प्रेशर नहीं रहेगा ना, समझ में आ रही बात। तो वहां धीरे हो जाएगा खून, तो ये वापस भी ला रही हैं। और इसके साथ साथ क्या है भाई, ये तो बात समझ में आ गई कि कम दाब है, कम दाब वाला रुधिर है, तो इनकी जो भित्ति है वो पतली होती है और कम लचीली होगी, बस इतनी सी बात। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे जो कि धमनी के पास नहीं। वो क्या है, मान लो जो रुधिर है वो पैर से ऊपर आ रहा है, तो अब वो हो सकता है ना वो वापस पीछे चला जाए। ग्रेविटेशनल पुल भी तो काम कर रहा है ना, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण भी तो काम कर रहा है नीचे की तरफ। तो ऐसा ना हो, क्योंकि यार उसमें प्रेशर भी कम है, इतना प्रेशर है नहीं कि वो ऊपर आ जाए, तो हो सकता है वो नीचे चला जाए। या बाकी जगहों पर भी प्रेशर बहुत कम है तो हो सकता है वो पीछे चला जाए खून वापस। तो उसको पीछे ना जाए इसके लिए इन क्या होता है, हमारे पास में शिराओं में वाल्व लगे हुए होते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिखा है बिल्कुल, यहाँ पे वाल्व लगे हुए होते हैं। इसको इंग्लिश में भी वाल्व कहते हैं अगर आपको ध्यान होगा तो। और वाल्व का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत जगहों पर वाल्व काम में लेते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमको वन वे फ्लो मैनेज करना होता है, जैसे मान लो ऊपर की टंकी है, नीचे जो पानी आता है, या जो घर में मोटर है, तो उस मोटर से हम चाह रहे हैं कि केवल ऊपर जाए पानी, कभी भी उस पाइप से वापस नहीं आए। तो एक डिवाइस आता है, उसको आप बीच में लगा दो तो केवल जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये वाल्व है, और वाल्व का कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वगैरह जो करते हैं ना पानी के अंदर, वो पहन के जाते हैं मास्क वास्क ऑक्सीजन वाला, तो आप सोच करके देखो उनके भी तो वाल्व जैसा कुछ कंसेप्ट होता होगा। क्यों? क्योंकि मुंह पे लगा रखा है उन्होंने वो मशीन, ऑक्सीजन तो आई अंदर चली गई, लेकिन सांस जो छोड़ी है वो कहाँ जाएगी फिर। तो उनका वाल्व फिर ऐसे कोशिश करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल मास्क से बाहर निकले, लेकिन मास्क के बाहर से अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। तो वन वे वाल्व हो गया इस तरह से। तो वाल्व होता है शिराओं में, धमनियों में नहीं होते। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे जो मतलब अक्सर जो समझते हैं वो क्या कहते हैं कि सर खून जो हृदय से शरीर में जाता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनित, या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। मतलब क्या हुआ, लंग्स जो है हमारे श्वसन तंत्र में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है घुल गई थी किसमें, रुधिर में, वही रुधिर पहुंचता है हृदय में। अभी सुन लो और एक्सप्लेन करूंगा मैं धीरे धीरे। तो ये जो खून शरीर की तरफ जाता है ना, ये कैसा होता है, ऑक्सीजनित होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और इसको हम अगर सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं साफ खून होता है।
और जब शरीर में खून चला जाता है और काम में आ जाती है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो आता है दिल की तरफ, जिसको कौन लाती है? शिराएं। तो हम मतलब सरल शब्दों में हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो गंदा खून है, या वी ऑक्सीजनित, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंग्लिश में, हिंदी में वी ऑक्सीजनित ब्लड उसको रुधिर को कह रहे हैं हम लोग। तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि धमनियां जो होती हैं वो केवल ऑक्सीजनित ब्लड जो रुधिर है लेकर के जाती हैं शरीर में, और जो शिराएं होती हैं वो वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के आती हैं। ऐसी परिभाषा लेकर के आ जाते हैं, जो कि गलत है ना? बात सही है लेकिन परिभाषा अधूरी है। तो हमको क्या कहना है कि जो धमनियां हैं, अगर तीसरा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहो तो वो क्या लिख सकते हो आप लोग कि जो धमनियां हैं वो अधिकतर, मोस्टली अधिकतर ऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह करती हैं, अधिकतर। लेकिन यहां पे क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद। अपवाद क्या है हम पढ़ेंगे आगे। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो धमनी है लेकिन वी ऑक्सीजनित रुधिर लेकर के जाती। क्लियर हुई बात? मतलब सारी की सारी जो धमनियां हैं वो ऑक्सीजनित रुधिर नहीं लेकर के जाती, हाँ लगभग सारी लेके जाती। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सारी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर लेकर के जाती हैं, सही बात है क्या? यस और नो? यहां ऐसे कहीं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इधर उधर। तो ये चीज सिमिलरली है हमारे पास में शिरा के साथ में। तो बच्चे क्या लेके आते हैं कि सर सारी जो शिराएं है ना वो क्या लेके जाती हैं? वी ऑक्सीजनित रुधिर। गलत बात। क्यों गलत बात? क्योंकि एक और फिर से यहां पे भी अपवाद है। वो अपवाद क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा एक शिरा है, फेफड़ों से दिल के बीच में उसका कोई कनेक्शन है, जो कि हम देखेंगे बाद में। तो वो फुफ्फुस शिरा क्या है? शिरा होने के बावजूद भी ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो अपने अंदर लेकर के बहती है, तो इसलिए वो एक अपवाद हो गया यहाँ पे। तो वो पॉइंट इसलिए नहीं लिखा हमने। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अब उसके बाद क्या है हमारे पास में? केशिका। तीसरी चीज है केशिका। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, समझना। अब यहां पे मैंने आपको बोला था कि ये शरीर है, तो शरीर है वो तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या होगा कि ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये काफी मोटी हैं। तो मोटी है ना, तो ये सीधे शरीर की कोशिकाओं को या शरीर के ऊतकों को रुधिर का प्रवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मोटी है ना, और एक एक कोशिका बहुत छोटी है, तो उसके लिए इस पाइप को, इन वाहिकाओं को छोटा होना पड़ता है। तो ये वाहिकाएं पतले पतले बालों जैसे एकदम वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं में बट जाती है। और मान लो यहीं पे आपके शरीर के अंग हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, और उनको क्या करती हैं? जैसे मान लो ये कोशिका है एक 3D में, और ये मान लो उसके पास में से कौन जा रही है? हमारी केशिका जा रही है। केशिका का मतलब ही होता है बाल। केश का मतलब क्या होता है? बाल। तो कैपिलरी या जो केशिका है मतलब बाल के जितनी पतली है वो, और उसमें से अंदर खून बह रहा है, मतलब बाल के जितना पतला पाइप है। बहुत खतरनाक चीज है। तो ये बह रहा है। तो जैसे अगर 3D में समझो तो ऐसे मान लो कि ये मेरा हाथ जो है ये एक कोशिका है, और ये जो है इसमें से यहाँ से टच करके बाहर कौन जा रही है? एक केशिका जा रही है। तो केशिका अंदर इंक लेके जा रही है ना मार्कर की इंक, इसको खून समझ लो आप लोग, अभी रुधिर समझ लो इसको। तो ये रुधिर लेके जा रही है। तो इन केशिकाओं की जो दीवार है ना वो बहुत पतली होती है, एक कोशिका जितनी पतली होती है बस। तो क्या होता है? इसके अंदर खाना पीना है, या इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके खून में लाल है ना, देखो अंदर खून, और ये कोशिका है। तो यहाँ से क्या होगा? वो जो ऑक्सीजन है वो कोशिका में चली जाती है, और अंदर विसरण से ही कोशिका के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पाइप में आ जाती है, और वो रुधिर जो है फिर आगे चलता है चलता है चलता है, और यही जो केशिकाएं हैं ये आगे जाकर के क्या बन जाती हैं? किस में जुड़ जाती हैं? वापस जाकर के शिराओं में। तो असल में देखा जाए ना तो ये धमनी शिरा केशिका का कंसेप्ट हमने बनाया है क्या? एक पाइप आया बड़ा, धमनी जिसको बोला, बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ एक कह रहे हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे आए, धमनियां आई, वो छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो गई, जिनको हमने क्या नाम दे दिया? केशिका नाम दे दिया। फिर वो केशिकाएं वापस से जुड़ गई खून ले जाने के लिए हृदय में, और उनको हमने क्या कह दिया? शिराएं कह दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो एक बहुत बड़ी ट्रेन आ रही है, तो उस ट्रेन को आपने क्या कह दिया? धमनी कह दिया। मान लो ट्रेन स्टेशन पे रुकी, उस ट्रेन में से बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियां निकली, और वो एक एक घर पे डिलीवरी करने गई।
तो वो जो छोटी छोटी गाड़ियाँ निकली हैं वो सारी की सारी क्या है, धमनियाँ हैं, ओ सॉरी केशिकाएं हैं। और फिर वो जो केशिकाएं हैं वो डिलीवरी करके वापस आई ट्रेन में, गॉट इट। तो वापस आई उस ट्रेन में, जब वो वापस आई तो भी वो केशिकाएं ही हैं, लेकिन जब वो ट्रेन में वापस आ गई और अब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वापस दिल की तरफ जा रहे हैं, तो हमने उनको शिराएं बोल दिया। बहुत सिंपल है एक ही पाइप, हम उसको फर्क कर रहे हैं ताकि हमारी डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो आसान हो सके। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम लोग, संकरी एवं पतली हैं ये, बिल्कुल सही बात है। इनकी जो भित्ति है और ये कहाँ पर होती हैं, धमनियों एवं शिराओं के बीच में स्थित होती हैं, धमनी और शिराओं के मध्य में स्थित होती हैं, ये बात आप समझो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इन्हीं के माध्यम से होता है। खून और पास में जो कोशिका है उसके बीच में पदार्थों का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेना और देना। ऑक्सीजन को दे रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले रही हैं, और अगर उसमें कोई कचरा है तो वो भी ले रही हैं, जो कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है बाद में डिस्कस करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किताब में ये चीज और ऐसे लिखी हुई है कि जो धमनियां ही हैं वो आगे जाकर के विभाजित हो जाती हैं छोटी छोटी कोशिकाओं में, और आगे जाकर के वो कोशिकाओं के साथ पदार्थों का विनिमय कर करके पुनः जुड़ करके क्या बना लेती है, शिराएं बना लेती है। तो इतना टॉपिक आज आपको लिखना है और एक बार मन में रिवाइज करके देखना है। कल मैं क्या ट्राई करूंगा कि इसके जो नोट्स मैं बना भी चुका हूं पिछले वीडियो में, जैसे मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए थे, वैसे आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूं फिर मैं आपसे अगले वीडियो में।